इस फार्मेसी के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उन सभी में शुरू से फार्माकोलॉजी विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है और फार्माकोलॉजी विषय के जितने भी प्रैक्टिकल हैं उसमें एनिमल टेस्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज से कुछ साल पहले इस एनिमल टेस्टिंग यानी कि प्रैक्टिकल्स के ऊपर एनिमल टेस्टिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया था। तो ये बैन क्यों लगा दिया गया था और स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए जानेंगे इस क्विक ब्रीफ वीडियो के माध्यम से, इसलिए प्लीज बने रहिएगा अंत तक। आगे बढ़ने से पहले बस निवेदन रहेगा गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। पेटा यानी पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक ऐसी बॉडी है जो कि जानवरों के हित और अधिकार के लिए कार्य करती है और उसके अनुसार मनुष्यों को कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि फार्मेसी जैसे पाठ्यक्रमों में दवाओं के प्रयोग संबंधी प्रैक्टिकल्स और कार्य चलते रहे बिना किसी एनिमल टेस्टिंग के, एनिमल प्रयोग के। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि इस तरह के प्रैक्टिकल डिजाइन इस तरह के बिना एनिमल टेस्टिंग के संभव नहीं हो सकते। इसलिए कई सालों के सतत प्रयास के बाद इसका सॉल्यूशन मिला कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर एनिमल मॉड्यूल्स में, जिससे कि एक ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद पेटा ने काफी सुझाव दिए पीसीआई को और जिसको फाइनली स्वीकार करके सन 2012 जून 2012 में एक सर्कुलर पास किया जिसने कि पीसीआई ने सारे शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि अब एनिमल टेस्टिंग का ऑल्टरनेटिव ये कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर रहेंगे, इसलिए एनिमल टेस्टिंग पर बैन लगाया जा रहा है। अब इस सर्कुलर पर कई तरह के सवाल उठने लगे कि फार्माकोलॉजी के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं या रिलेटेड सब्जेक्ट्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको एनिमल टेस्टिंग के बिना ये प्रैक्टिकली असंभव है, इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकल्स जैसे कि इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन रैबिट्स आई, स्टडी ऑफ स्टीरियोटाइप एंड एंटी-कैटायनिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स ऑन रैट्स और माइस, स्टडी ऑफ एंजियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स ऑन रैट्स और माइस। यहां तक कि फार्माकोलॉजी नहीं बल्कि बायोफार्मास्यूटिक्स जैसे क्रूशियल सब्जेक्ट्स में भी एनिमल टेस्टिंग एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अब इन सवालों के जवाब रूपी हल ढूंढने के लिए कई बार फिर मीटिंग हुई, कई बैठक हुई, जिसके चलते दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आए। पहला वो ये कि डी फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी में जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी रिपोर्टेड चीजें हैं, लर्न करने के लिए हैं, सीखने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई दवा है, कोई मेडिसिन है, कोई एपीआई है, कोई ड्रग है, जो बहुत सालों से सक्सेसफुली मार्केट में चल रही है, उसका प्रभाव एनिमल्स पर देखना कोई भी रिसर्च या इन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस तरह के प्रैक्टिकल्स को कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी ही आसानी से छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया भी जा सकता है और इसके लिए किसी भी लाइव एनिमल को सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 2 था वो ये कि जो बड़ा मुद्दा था वो ये कि एम फार्म, मास्टर इन फार्मेसी यानी कि जो स्नातकोत्तर डिग्री होती है, उसके छात्रों को फाइनल ईयर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है जिसमें कि एनिमल्स की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली हम मान लेते हैं कि जो ड्रग्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो डेफिनेटली रिपोर्टेड है, मार्केट में सक्सेसफुल है, लेकिन फॉर्मुलेशन सिस्टम तो नया है। कहने का मतलब ये होता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट में जो ड्रग होती है उसको ले लिया जाता है, वो पुरानी ड्रग है ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन उससे एक नया नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया जाता है, फॉर्मुलेशन सिस्टम बनाया जाता है। अब इस तरह के फॉर्मुलेशन डिजाइन सिस्टम का एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए सॉफ्टवेयर कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि सारी चीज नई है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें वही बताता है जो ऑलरेडी रिपोर्टेड चीज है और अभी तक तो रिसर्च स्कॉलर ने नई चीज बनाई है, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर। तो फिर इसमें काफी एक प्रॉब्लम्स आ गई, तो इसका ब्रेक थ्रू भी किया फिर पीसीआई ने, एक और सर्कुलर पास किया 2014 में जिसमें उसने सारे शिक्षण संस्थानों को आदेश दिए कि जितने भी शिक्षण संस्थान जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री यानी एम फार्मा चल रहा है उन्हें CPCSEA दैट इज कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये भी एक सेंट्रल बॉडी है, जैसे पीसीआई होती है, AS होती है, वैसे CPCA भी एक सेंट्रल बॉडी है। तो उन शिक्षण संस्थानों को CPCA से मान्यता प्राप्त करनी होगी और साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूट में कमेटी बनानी होगी जिसका नाम होगा IAEC दैट इज इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स वगैरह होते हैं और कुछ लोग बाहर से भी होते हैं। तो CPCSEA और IAEC मिल करके रिसर्च प्रोजेक्ट में जो भी स्कॉलर्स काम करना चाहते हैं उनको अनुमति प्रदान कर सकते हैं, उन्हें अप्रूवल दे सकते हैं। तो गाइस कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि अगर आप अपने रिसर्च वर्क, प्रैक्टिकल या जो भी है उसमें अगर एनिमल टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला ये है कि आप जिस शिक्षण संस्थान, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां पे चेक करें कि CPCA का अप्रूवल उनके पास है या नहीं, क्योंकि CPCA का अप्रूवल होगा तो डेफिनेटली IAEC कमेटी तो ऑटोमेटिकली होगी। नंबर 2, अगर अप्रूवल है
तो आप ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाएं एप्लीकेशन के साथ, जो आप अपने प्रिंसिपल या फिर अपने सुपरवाइजर जो भी आपके प्रोजेक्ट के होंगे उनको सबमिट करेंगे। उसमें आप पूरा विवरण लिखेंगे कि आपका टॉपिक क्या है, आप इस टॉपिक पे क्यों काम करना चाहते हैं, इससे ह्यूमन लाइफ को क्या बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली कि आपको कितने एनिमल्स उसमें लगेंगे, कौन से एनिमल्स लगेंगे, सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। और एनिमल का सेक्रीफाइस या फिर एनिमल टेस्टिंग उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। तो ये सारा प्रपोजल बना करके आप अपने इंस्टीट्यूट की IAEC कमेटी को सबमिट करें। वो उसको रिव्यू करेगी, उसे ठीक लगेगा तो वो CPCA को फॉरवर्ड करेगी और CPCA भी फिर उसको रिव्यू करेगी, IAC के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और सब ठीक रहेगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, बकायदा एक एप्लीकेशन अप्रूवल के साथ, जिसमें एक रेफरेंस ID नंबर होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप करेंगे तो उसके बाद आप जो थीसिस बनाएंगे, जो पब्लिकेशन करेंगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्री होगी, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने CPC अप्रूवल लिया था, ये रहा अप्रूवल नंबर और इसके तहत ही हमने एनिमल टेस्टिंग अनुमति के साथ करी है। नंबर 3 ये कि मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट में CPCA का अप्रूवल नहीं है, तो फिर ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि किसी भी हालत में आप एनिमल टेस्टिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर धोखे से आप कर भी लेते हैं, तो मान लीजिए धोखे से या धोखे से नहीं बल्कि किसी ने इंटेंशनली या किसी भी पर्सन ने कंप्लेंट आपकी कर दी कि आपने एनिमल टेस्टिंग करी है, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली मान लीजिए कि आपकी डिग्री और इंस्टीट्यूट की मान्यता दोनों चली जाएगी। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। तो इसका भी लेकिन एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में CPCA का अप्रूवल नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है कोलैबोरेटिव रिसर्च, यानी कि आपके शहर में, आपके स्टेट में या फिर दूसरे शहर में ऐसे इंस्टीट्यूट को ढूंढें जहां पर CPCA का अप्रूवल हो, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस तरह के सेगमेंट में काम करते हैं जैसे कि वेटनरी कॉलेज। वहां पे आप एक एप्लीकेशन सबमिट करें अपने रिसर्च के लिए और अपने जो प्रिंसिपल हैं, जो भी आपकी अथॉरिटी है, उससे फॉरवर्ड करवाएं। उसके बाद वहां जाकर के उसको सबमिट करें और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट का एनिमल टेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो आप इंस्टीट्यूट में बराबर सक्सेसफुली कर सकते हैं। बाकी इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में M.Pharm में एडमिशन ले रहे हैं, स्पेशली फार्माकोलॉजी, हालांकि M.Pharm में तो फार्माकोलॉजी हो, चाहे स्यूटिक्स हो, चाहे कोग्नोसी हो, सभी में एनिमल टेस्टिंग तो लगती है। इसीलिए उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के पहले जरूर चेक कर लें कि उसमें CPCA SEA का अप्रूवल है या नहीं, क्योंकि इस चीज की कीमत फाइनल ईयर में जाके पता चलती है। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और कुछ पंक्तियों के साथ इस वीडियो को देंगे विराम की कुदरत की अहमियत बताती नज्म, मुझे जीने का हक चाहिए, जिस जमीन पर मेरे कदम टिक सके, कुछ तारों भरा फलक चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। दोस्तों, इस धरती पर मदर नेचर की गोद में जीने का अधिकार सबको है। टेक केयर।